और वो पैरामीटर्स है हमारे किससे रिलेटेड, पोर वाटर या सॉरी पोर प्रेशर पैरामीटर्स। पोर प्रेशर पैरामीटर्स, जब हम पोर प्रेशर पैरामीटर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या बोला कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड के केस में वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू क्या है, सिग्मा माइनस द पोर वाटर प्रेशर, राइट, फॉर द ए प्लस एक्स। जितने भी हमारे पोर प्रेशर्स के पैरामीटर्स है, चाहे वो एयर के लिए हो चाहे वो किसके लिए हो। अच्छा, ये वाली इक्वेशन क्या थी, इस इक्वेशन का नाम दैट इज द बिशप एंड लॉब्स इक्वेशन थी, ठीक है ना। वहां पे हमने क्या बोला कि चैप्टर नंबर 3 जब हमने पढ़ा तो हमने बोला कि जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है ना वो किसके बराबर है, फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड केस में, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में दैट इज इक्वल टू द पोर वाटर प्रेशर। और हमने बोला कि अगर यार पोर वाटर प्रेशर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो करना जो है थोड़ा सा क्या है, वो इम्पॉसिबल सा है। दैट इज वाई वी निगलेक्ट द जो हमारे पोर प्रेशर्स जो है पैरामीटर्स है उन सबको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। जैसे कि ये वाले पैरामीटर्स है, तो एक तो पैरामीटर्स किसका है, एयर का है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज फॉर द वाटर के लिए। तो हमने चाहे वाटर की बात की हो चाहे एयर की बात की हो, हमने बोला कि इन सबको फाइंड आउट करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या बोलते हैं, इनकी प्रैक्टिकल यूजेस में हम इनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब सॉरी, हम थ्योरेटिकली इनको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या ये निगलेक्ट करना सही है? क्या इफेक्टिव स्ट्रेस को बराबर टू द टोटल स्ट्रेस करना सही है? क्या ऐसा करना सही है? तो देखते हैं कि वो सही है कि गलत है कि क्या नहीं है। एक तो ये होगी बात, ठीक है ना, कि हमने पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल के केस में जो इफेक्टिव स्ट्रेस था उसको हमने टोटल बोल दिया, ये तो ठीक है। और जब हम अनड्रेन की बात करते हैं तो अनड्रेन में भी हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को हमने कैलकुलेट, हमें यूज क्या करना चाहिए था, इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करना चाहिए था, लेकिन वी हैव यूज्ड ओवर देयर टोटल स्ट्रेस को हमने वहां पे यूज किया। तो बताओ मुझे, क्या वो सही चीज थी? आप बोलोगे नहीं सर, हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब अनड्रेन की बात हुई है, यानी जब पानी वहां से ड्रेन हो चुका है, हमने टोटल में क्यों बात की है? हमने तो वहां पे इफेक्टिव में करनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल आपने टोटल में की है। तो ऐसा क्यों किया सर? तो अगर मैं प्रैक्टिकली फील्ड में देखूं ना, तो फील्ड में एक चीज तो मुझे समझ में आती है कि अगर मुझे कैलकुलेट करनी है दो चीजें, फॉर एग्जाम्पल द पार्ट नंबर 1 द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा क्या हो गया हमारा यूआई द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ ड्यू टू द एनी एक्शियल लोडिंग या फिर किसी भी के कारण जो है ऊपर से स्ट्रक्चर बन गया, डैम हो गया, रोड से गाड़ियां जा रही है, उन सब के कारण जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो गया। तो उन सबको मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में मेरे पास कोई मेथड है? डेफिनेटली पीजोमीटर से मैं कर सकता हूँ। क्या यूआई को मेजर कर सकता हूँ? डेफिनेटली मैं ट्रायक्सियल शेड टेस्ट से यूआई को भी मेजर कर सकता हूँ। तो यार लेबोरेटरी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन क्या फील्ड में भी मैं ऐसे कर सकता हूँ? तो देखते हैं। जब मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो क्या आप फील्ड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हो? बताओ। यस, डेफिनेटली मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द पीजोमीटर। जो सेम चीज बोली, पीजोमीटर की हेल्प से मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर कर सकता हूँ। पर ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इन द फील्ड, क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूँ? बताओ मुझे। तो ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि यार एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप हुआ है उसको फील्ड में अगर मुझे मेजर करना है तो उसको मेजर करने का मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो अगर एक्चुअल में आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप यूआई को मेजर कर सको इन द फील्ड, बाकी लैब में तो आप कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को यानी वाटर को हम मेजर करने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है। तो देयर इज नो सच वे कि हम इसको मेजर कर सके। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम हमारे को क्या यूज करना चाहिए था? इन जनरल हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस यूज करना चाहिए था, लेकिन यूआई मेजर करने के लिए अगर जो हमें इफेक्टिव में बात करनी थी तो वी नो दैट कि इफेक्टिव में अगर मुझे बात करनी तो मुझे पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। पर ऐसा तो कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम ये चीज कर सके। तो इन चीज को या तो आप ऐसा करो कि भाई इसको आप इग्नोर कर दो फुली, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में किया, हमने पोर वाटर प्रेशर को किए, सबको हमने क्या बोल दिया कि भाई इनको नेग्लेक्ट कर दो। या तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि या तो हम क्या करें कि ऐसे कोई पैरामीटर्स निकालें जिसकी हेल्प से हम यूआई को मेजर कर सकें, है ना। यूआई को फील्ड में अगर मुझे मेजर करना है, ऐसे कोई तरीका होगा तो उसकी मदद से हम उसे मेजर करें। तो हमारे फिर आते एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि यार अगर जो आपको यूआई मेजर करना है ना, तो यूआई मेजर करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। तो उसमें क्या चाहिए, मुझे ए और बी पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आप यूआई को मेजर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि यार यूआई को अगर जो मेजर करना है तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को मेजर करना है, तो आप क्या करो, ए और बी पैरामीटर्स का इस्तेमाल करो। ए पैरामीटर्स और बी पैरामीटर्स का इस्तेमाल करो और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो यूआई को। नाउ ये जो ए और बी है यही क्या है हमारी, दैट इज द पोर प्रेशर पैरामीटर्स। तो जनरली क्या हुआ कि 1954 के अराउंड ना स्कैम्पटन ने 2 पैरामीटर्स दिए। कौन से? स्कैम्पटन साहब ने 2 पैरामीटर्स दिए। एक तो पैरामीटर दिया ए एंड दूसरा पैरामीटर दिया बी। दीज 2 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और यही पैरामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्या है, ये सब कुछ है ना, इसका बेस क्यों है, क्यों हमने पैरामीटर्स की बात की, तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइडिया बिहाइंड दीज 2 हमारे, तो जब मैं पोर प्रेशर पैरामीटर्स की बात करता हूं ना, तो ए एंड बी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी अपनी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारे स्कैम्पटन जी ने बताया। उनका बेसिक आइडिया था क्या था, उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं ट्रायक्सियल शेड टेस्ट लेता हूँ, ठीक है।
ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट लेता हूँ। और उन्होंने किसमें, कौन सी कंडीशन में, उन्होंने अनड्रेन कंडीशन में सॉइल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला ना कि मुझे ना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए ना फील्ड में नहीं जाना है। मुझे ऐसा नहीं कि भाई मैं फील्ड में जाऊं और फिर मैं जाके वहां से एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को मेजर करूं, नहीं, मैं एक एस्टिमेट लगाऊंगा, उस एस्टिमेट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को थोड़ा सा क्या कर सकता हूं, मैं मेजर कर सकता हूं। तो एस्टिमेशन के दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मुझे फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को एस्टिमेट कर सकता हूं बिना उसको फील्ड में डायरेक्टली मेजर किए। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो दो पैरामीटर, आपको जानते हो कि ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट है तो उसमें दो स्टेज होंगे। तो पहला स्टेज क्या है आपका कि सबसे पहले तो हम किसमें क्या लगाएंगे, उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे। यू नो वेरी वेल की दो स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या लगा दिया हमने, एक कन्फाइनिंग प्रेशर निकाल दिया और इस फर्स्ट स्टेज से निकलता है एक पैरामीटर्स, दैट इज द बी पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर निकलता है, बी पैरामीटर निकलता है हमारे फर्स्ट स्टेज से। और जो सेकंड स्टेज है ना, उस सेकंड स्टेज में यू नो वेरी वेल की हम कन्फाइनिंग प्रेशर के साथ साथ क्या लगाते हैं, यू नो वेरी वेल क्या, एक्शियल लोड लगाते हैं, यानी ऊपर से आने वाले जो भी प्रेशर है उन सबको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और इसी स्टेज 2 से क्या आता है हमारे पास, ए आता है। तो हमारे पास क्या पैरामीटर्स है और कौन कौन से स्टेजेस से आते हैं, यू नो वेरी वेल की सबसे पहले हमारा क्या लगता है, एक कंसोलिडेशन स्टेज लगता है या फिर उसको कन्फाइनिंग स्टेज भी बोलते हैं। मैं सब कुछ लिखा दूंगा, टेंशन मत लो उसकी, है ना। तो फर्स्ट स्टेज तो ये हो गया। सेकंड स्टेज क्या हो गया हमारे पास, द शेयर स्टेज और द डेविएटर स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है और इस स्टेज में क्या होता है, ये दोनों आपको मैंने पता है, आपको ये आप चीज पहले ही जानते हो। तो जैसे हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेज नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यू नो वेरी वेल की स्टेज नंबर 1 क्या है, इट इज बीइंग नोन एज अ, क्या बोलते हैं हम उसे, हम बोलते हैं उसे या तो कंसोलिडेशन स्टेज, ठीक है, कंसोलिडेशन स्टेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, या तो मैं उसको बोल सकता हूं कन्फाइनिंग स्टेज, क्योंकि साइड से कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, सो आई कैन से कि कन्फाइनिंग स्टेज। और ये दोनों है क्या, ये जो पैरामीटर्स है ये लेबोरेटरी से आते हैं हमारे को, ठीक है ना। लेबोरेटरी क्यों, क्योंकि ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट क्या वो फील्ड में करने वाला टेस्ट है क्या, नहीं, हम तो फील्ड की कंडीशन ट्राइक्शियल शेयर टेस्ट में करते हैं। तो हम ये लेबोरेटरी वाला टेस्ट है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेज नंबर 1 आता है और इसी से स्टेज नंबर 1 से आता है हमारे पास द पैरामीटर वेल नोन एज बी पैरामीटर। बी पैरामीटर क्या होता है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है। अब जैसे मैंने स्टेज नंबर 1 में बात की, ठीक है, अब आपने क्या किया कि कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया, ठीक है, तो सिग्मा 3 मैंने साइड से लगाया, राइट, सिग्मा 3 मैंने साइड से लगाया। और सिग्मा 3 लगाने के बाद यू नो वेरी वेल की सिग्मा 3 जो है वो पहले हमारे पास कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, वो तो होगा ही, साथ में प्लस जो हमारे पास चेंज आएगा, चेंज किसकी वजह से आएगा, कन्फाइनिंग प्रेशर की वजह से आएगा, या सिग्मा 3 बोल दो। तो सिग्मा 3 या तो मैं क्या बोलूं, चेंज इन द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, या फिर पोर प्रेशर पे कितना चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दी, मतलब ये कि यू को मैं क्या बोलता हूं, ये है हमारा क्या, पोर प्रेशर। आप ये चीज जानते हो, इस पोर प्रेशर में चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज ऑफ द सिग्मा 3 या फिर सिग्मा सी बोल दूं। सिग्मा सी यू नो वेरी वेल क्या है, ये कन्फाइनिंग स्टेज है। तो कन्फाइनिंग स्टेज में क्या होगा, सिग्मा 3 ही लगेगा, या फिर सिग्मा 3 लिखूं या सिग्मा सी लिखूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यू नो वेरी वेल की बी क्या है, बी क्या है कि चेंज इन पोर प्रेशर, कि सिग्मा 3 में मैंने कुछ चेंज किया, उस सिग्मा 3 के चेंज करने के कारण जो है कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा, वो क्या है, द चेंज इन द पोर प्रेशर। और चेंज इन द पोर प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो मैं उसे क्या लिखूं कि यू सी, और यहां पे क्या बोल सकता हूं, चेंज के लिए डेल्टा लगा सकता हूं मैं। तो आई कैन से कि डेल्टा यू सी विल बी रिटन एज डेल्टा यू सी कैन बी, उसको क्या बोल सकता हूं मैं, चेंज इन द पोर प्रेशर, राइट, ठीक है। लेकिन बी क्या है, बी रेशियो है, चेंज इन द पोर प्रेशर डिवाइडेड बाय टू द, या फिर ऐसे बोल दो टू द चेंज इन confining pressure, change in a confining pressure, ठीक है ना, change in a confining pressure under। अब मुझे बताओ कि हम UI की प्रॉब्लम हमारे को कब अराइज होगी, कब होगी, क्या वो ड्रेन कंडीशन में अराइज होगी या फिर अनड्रेन कंडीशन में अराइज होगी, बताओ। तो ये चीज तो आप जानते हो कि जैसे आप अगर जो UI की बात करोगे तो UI कहां डेवलप होगा, UI डेवलप होगा अनड्रेन कंडीशन में। क्यों होगा UI डेवलप अनड्रेन कंडीशन में, और क्यों हम अनड्रेन कंडीशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज इन चैप्टर नंबर 3 हमने क्या बोला था कि हमने अनड्रेन कंडीशन को हमने जब डील किया था, हमने किसमें डील किया था, टोटल स्ट्रेस में डील किया था। लेकिन हमें किसमें डील करना चाहिए था, इफेक्टिव स्ट्रेस में डील करना चाहिए था। लेकिन हमने बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस में हमने इसलिए डील नहीं किया है बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस से हमें माइनस करना पड़ता पोर वाटर प्रेशर, और इस पोर वाटर प्रेशर को हमने माइनस करने के लिए हमें इसके पता भी तो होना चाहिए, तो ये हमारे को पता नहीं है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए पैरामीटर्स आए और हमारे को UI किसमें करना है, अनड्रेन कंडीशन की ही बात करनी है। ड्रेन कंडीशन में तो यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे को किसकी बात करनी है, ड्रेन कंडीशन की बात करनी है। सो यहाँ पे भी यही चीज चल रही है कि हमें अनड्रेन कंडीशन में ही बात करनी है। तो अगर जो मैं बोलूं कि चेंज इन अ पोर प्रेशर टू द चेंज इन अ कन्फाइनिंग प्रेशर अंडर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो यस अंडर अनड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन की जो वो कंडीशन होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, अनड्रेन कंडीशन की बात होनी चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू सी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन द हमारे पास कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है, चेंज इन द कन्फाइनिंग प्रेशर। तो अनड्रेन कंडीशन की ही बात करेंगे। क्या मैं यहाँ पे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस लगाऊं, बताओ, क्या यहाँ पे मैं इफेक्टिव स्ट्रेस लगाऊं कि नहीं,
डेफिनेटली नॉट। मैं यहाँ पे क्यों लगाऊंगा इफेक्टिव स्ट्रेस, जबकि बात किस में हो रही है हमारी, अनड्रेन की बात हो रही है ना, तो अनड्रेन में क्या लगाऊंगा मैं, टोटल स्ट्रेस ही लगाऊंगा कि नहीं, ठीक है ना। तो बी क्या है, बी पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो बी पैरामीटर है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन द यूसी डिवाइडेड बाय द चेंज इन द सिग्मा सी, ठीक है ना। सिग्मा सी लिख दूं इसको, या फिर आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा यू सी डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा 3। अच्छा, ये बी हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी हमारे को क्या बता रहा है, ये हमारे को बता रहा है सॉइल का रिस्पॉन्स, बता रहा है कि नहीं सॉइल का रिस्पॉन्स। सर समझ नहीं आया, समझ कैसे आएगा, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी सॉइल है, जैसे ही आपने सिग्मा 3 में कुछ चेंजेस किए उसके कारण यूआई जो है वो डेवलप हुआ है, यानी ये हमारे को क्या दिखा रहा है कि जो बी है वो हमारे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप चेंज करोगे, क्या सिग्मा 3 को जैसे आप चेंज करते हो उसकी वजह से कितना हमारा यूसी में चेंज आएगा, दैट इज बीइंग नोन एज अ बी। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, कैसे नहीं आया, देखो जो हमारे पास चेंज इन सिग्मा 3 है उसके कारण जो यूआई हमारा डेवलप हुआ है, और अगर जो तुमने सिग्मा 3 को चेंज किया तो उसके कारण क्या होगा, यूसी में भी चेंजेस आएंगे। तो इस चीज को रिस्पॉन्स, दैट इज व्हाई वी कैन से कि बी क्या है, बी क्या है, बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को क्या, द रिस्पॉन्स ऑफ द सॉइल, रिस्पॉन्स ऑफ द सॉइल। डेफिनेटली आप इसके रेशियोज को देख के पता लग जाएगा कि अगर जब आप थोड़ा सा भी सिग्मा 3 में चेंज करोगे तो यूसी में भी कोई ना कोई चेंज आएगा, और इसी चेंज को कौन दिखाता है, बी दिखाता है। तो पहला पैरामीटर क्लियर हो गया कि स्टेज नंबर 1 से कौन सा पैरामीटर आता है, स्टेज नंबर 1 से, और स्टेज नंबर 1 कौन सा हो गया, कन्फाइनिंग प्रेशर वाला हमारा क्या हो गया, स्टेज हो गया, ठीक है ना। तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सॉइल, यानी इन टर्म्स क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा 3 में अगर मैं चेंज करूंगा, सिग्मा 3 में अगर मैं सिग्मा 3 में चेंज करूंगा, सिग्मा 3 चेंज अगर करते हो, चेंज करते हो तो कितना कितना क्या, कितना चेंज आएगा, कितना चेंज होगा हमारा पोर प्रेशर। क्लियर हुई बात, यहां से लेकर यहां तक जो भी मैंने बोला, समझ में आई। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, क्या है इस पैरामीटर का नाम, दैट इज द बी पैरामीटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेज में कौन सा पैरामीटर आएगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेज में सर हमारे पास पैरामीटर आएगा ए पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा इसमें कंडीशंस भी लग सकती है, जैसे कि अभी मैंने ड्रेन और अनड्रेन की बात की है, तो बताओ मुझे कि बी की वैल्यू क्या रहेगी जब हम ड्राई कंडीशन में देखेंगे, फॉर ड्राई कंडीशन में क्या रहेगी इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू बताओ। तो जब इसका न्यूमिनेटर की बारी आएगी, आप न्यूमिनेटर को देखो ना, और क्या देखना है आपको, न्यूमिनेटर को देखो सबसे पहले। तो न्यूमिनेटर क्या है बेसिकली, इट इज चेंज इन द यूसी, चेंज इन द यूसी है, तो यूसी में कोई चेंज आएगा ड्राई कंडीशन में, बताओ ड्राई कंडीशन में यूसी में कोई चेंज आएगा, डेफिनेटली नॉट, यूसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों आएगा यूसी में चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा यूसी में, बिकॉज यूसी वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे यूसी। तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, इट विल बी इक्वल्स टू, यहां पे डेल्टा यूसी जो है वो जीरो ही होगा, चाहे आप जितना भी चेंज करो उसका, ठीक है ना, चाहे आप यूसी में जितना भी चेंज करो इट विल बी ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सैचुरेटेड कंडीशन में क्या हो जाएगी ये केस, फॉर सैचुरेटेड कंडीशन हमारा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो बी की वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 1, कि जितना ही आप चेंज करोगे सिग्मा सी उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड का केस है तो उतना ही हमारा यूसी में भी चेंज आएगा, तो इट विल बी 1। और बताओ पार्शियली सैचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा कि फॉर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगी, विद इन द रेंज लाई करेगी, जैसे कि 0 से बी की वैल्यू 1 तक होगी, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है कि ड्राई कंडीशन में यूसी विल बी इक्वल टू 0, तो उस केस में बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अराउंड 0 हो जाएगी। सैचुरेटेड केस में क्या हो जाएगा, जितना ही आप सिग्मा सी को चेंज करोगे उतना ही यूसी भी चेंज हो जाएगा। और यू नो वेरी वेल की पार्शियल सैचुरेटेड केस में क्या है, 0 से लेकर बी तक की उसकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। समझ में आया आपको दोनों चीजें। अब आगे बढ़ते हैं तो स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 क्या हो गया हमारे पास, द स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 क्या बोलते हैं, दैट इज द शेयर स्टेज, या फिर उसे क्या कहते हैं, शेयर स्टेज, शेयर स्टेज कहते हैं उसे, या तो क्या बोल सकते हैं द डेविएटर स्ट्रेस जो आप लगाते हो, राइट, डेविएटर स्ट्रेस जो आप लगाते हो, तो हो गया हमारे पास क्या, डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा डेविएटर स्ट्रेस से हमारे पास कौन सा पैरामीटर आता है, द पैरामीटर ए जो है हमारे को कहां से मिलता है, डेविएटर स्ट्रेस से मिलता है, ठीक है ना। डेविएटर स्ट्रेस से हमारे को कौन सा मिलता है, पैरामीटर ए मिलता है, ठीक है। तो डेविएटर स्ट्रेस में भी क्या है कि जितना हम ऊपर से फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल, ऊपर से हमने एक्सियल लोडिंग लगा दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऊपर से हमने डेविएटर स्ट्रेस लगा दिया, दैट इज द सिग्मा डी, है ना, सिग्मा डी आपने लगा दिया।
अच्छा सिग्मा डी को क्या बोलते हैं हम, कि सिग्मा डी जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो बताओ, इतनी बार तो मैंने बता दिया। सो ये बराबर होता है सिग्मा किसके, 1 माइनस द सिग्मा 3 जो है हमारे पास क्या होता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ सिग्मा डी। ठीक है ना, ये चीज तो आपको पहले से ऑलरेडी क्लियर है कि सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 क्या होता है हमारे पास, दैट इज द डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, तो बी भी क्या होता है, ए जो है दैट इज द, हमारे पास यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आता है, जो शेयर स्टेज का पैरामीटर है ना, पैरामीटर ए जो है वो हमको यहाँ से मिलता है, लेकिन हमको डायरेक्टली नहीं मिलता है, हमको क्या मिलता है, दिस पैरामीटर, ये जो हमारा पैरामीटर होता है, द पैरामीटर जो हम ए रिप्रेजेंट करता है, ए डैश। तो पहले तो ये समझते हैं कि ए बार जनरली का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, सॉइल मैकेनिक्स में ना जो हमारा ए बार है ना, ये एक तरह का क्या है, इट इज द नंबर बोलो या फिर इसे क्या बोलूं मैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, द पैरामीटर्स। ठीक है, तो ए बार क्या है, एक तरह का नंबर है या फिर जो पैरामीटर है, जो हमको क्या बताएगा, हमको ये बताएगा कि जैसे ही हमने किसी सॉइल के सैंपल को शेयरिंग में डाला, फॉर एग्जांपल हमारा सॉइल का सैंपल है, तो यहाँ पे हमने इसको जैसे हमने क्या कर दिया, शेयर कर दिया, या फिर इस पे क्या लगा दिया हमने, डेविएटर स्ट्रेस ऊपर से अप्लाई कर दिया, यानी सिग्मा डी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, इस पोर वाटर प्रेशर के बढ़ना या फिर जो घटना है, उसको कौन दिखाएगा हमको, उसको दिखाएगा हमको ए बार। तो जनरली ए बार का क्या मतलब हुआ, अगर मुझे डेफिनेशन में लिखना है तो आई कैन से कि ए बार इज द डेविएटर स्ट्रेस, या फिर ऐसे बोलूं कि डेविएटर स्ट्रेस के बढ़ने पर, जब हमारा बढ़ने पर जो हमारा पोर प्रेशर है, पोर प्रेशर कितना चेंज होगा, कितना चेंज करता है, दैट इज बीइंग नोन एज अ ए बार। क्लियर हो गया, ए बार क्या है कि ए बार इज अ नंबर, उसको हम नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसको एज अ पैरामीटर, जनरली हम इसको पैरामीटर बोलेंगे। जब हम किसी सॉइल को शेयर करते हैं, यानी उस पर क्या लगाते हैं, हम डेविएटर स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितना बढ़ेगा या फिर कितना वो इंक्रीज होगा, उस चीज को कौन दिखाएगा हमको, उस चीज का नंबर कौन सा है, ए बार है। मतलब डेविएटर स्ट्रेस के बढ़ने पर जो पोर प्रेशर का कितना चेंज करेगा वो कौन दिखाएगा हमको, ए बार दिखाएगा। डेविएटर स्ट्रेस के बारे में आपको पहले ही पता है, क्या पता है, अगर नहीं पता है तो ऐसे सोचना कि एक सॉइल का सैंपल है, ये सॉइल के सैंपल को उठा के मैंने कहां डाल दिया, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट की जो मशीन है उसमें मैंने डाल दिया। आप जानते हो कि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कि पानी की हेल्प से हम सिग्मा 3 यानी कंफाइनिंग प्रेशर लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पर एक एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं, उस एक्स्ट्रा लोड को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सिग्मा डी। अदरवाइज आप क्या लगा रहे हो, ऊपर से सिग्मा डी लगा रहे हो, तो ये जो सिग्मा डी है बेसिकली है क्या, आप सिग्मा डी को क्या बोलते हो, सिग्मा डी जो है दैट इज जो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, उससे अगर जब मैं कंफाइनिंग प्रेशर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, डेविएटर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये चीज तो आपको मालूम है कि क्या है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी ना वैल्यूज होती है ए बार की, अभी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा ए बार जनरली उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखवा दूंगा, लेकिन अभी क्या है वैल्यूज। अब बात करते हैं वैल्यूज की, कि यार इसकी वैल्यूज क्या शो करती है। जैसे मैं ए बार को देखता हूं ना, तो ए बार मुझे क्या बता रहा है, ए बार अभी हम पैरामीटर्स की बात करें तो ए बार ना दो चीजों में आ सकता है, या तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या तो फिर क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अब जब हम ए बार की पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ पे जनरली क्या किया है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सॉइल को शेयरिंग में डाला है। जैसे हमने सॉइल को शेयरिंग पे डाला है ना, तो हमारा पोर प्रेशर इंक्रीज होगा या घटेगा वो कौन बताएगा, ए बताएगा। लेकिन अब वैल्यू हमारे पास आ गई, लेट अस से कि पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं यहाँ पे, कि ये जनरली ए पॉजिटिव वैल्यू किसमें आती है, ये भी याद रखने वाली चीज है। एक तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में आती है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में देखने को मिलती है हमारे को, जैसे कि कोई भी सॉफ्ट क्ले होगी, है ना, सॉफ्ट सॉइल होगी। अब सॉफ्ट सॉइल में जनरली होता क्या है, जैसे आपने क्या कर दिया, आपने शेयरिंग कर दी ना, तो जो इसके पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द सॉफ्ट सॉइल, है ना, ये सॉफ्ट सॉइल के क्या है, पार्टिकल्स है, सॉफ्ट सॉइल के पार्टिकल्स। अब हम अंदर जा रहे हैं सॉइल के, ठीक है ना। अब ऊपर से क्या कर दिया आपने, डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीज कर दिया, प्रेस कर दिया आपने, तो जब प्रेस आप करोगे ना, तो ये हमारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पहले दूर दूर थे, अभी कंप्रेस हो रहे हैं। व्हाट आर हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे दे आर गेटिंग कंप्रेस्ड, दे आर गेटिंग द कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने डेविएटर स्ट्रेस लगाया तो सॉइल क्या, हमारी सॉइल क्या करी, कंप्रेस हो रही है, और जिसकी वजह से आप ये जानते हो कि हमारी सॉइल, अगर हमारी सॉइल यहाँ पे गीली हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी सॉइल गीली है, तो यहाँ पे पानी क्या है, पानी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हम ऐसा कौन सा केस देख रहे हैं, हम ऐसा केस देख रहे हैं जहां पे अनड्रेन का केस देख रहे हैं। तो अनड्रेन के केस में पानी को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, तो पानी जब बाहर नहीं निकलेगा, और पानी जो है पहले उसके पास स्पेस काफी ज्यादा था, लेकिन अब स्पेस जो है वो उसके पास कम है। क्यों है कम, बिकॉज आपने यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस लगाया है। समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपने सॉइल को शेयर किया, पहले सॉइल सॉफ्ट थी, बहुत ज्यादा खुली जगह थी पानी के लिए, लेकिन अब जो है वो पानी के लिए जगह जो है वो थोड़ी सी कम होगी, जिसके कारण जो है हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन द एरिया। जैसे ही आपने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही फिनोमेना, सेम फिनोमेना यहां पे भी हो रहा है। दैट इज व्हाई पॉजिटिव किस में आता है, आपको नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में या फिर सॉफ्ट क्ले में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, जैसे ही आपने डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीज किया, सॉइल हमारी कंप्रेस होगी, सॉइल की कंप्रेस हो जाने की वजह से पानी को जगह जो है वो कम मिल रही है, जिसके कारण प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू कहां पे आएगी, ए बार तब पॉजिटिव होगा जब हमारी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले होगी। क्लियर हो गया इतना। जब हम बात कर रहे हैं ए नेगेटिव की, यानी हमारी ए बार की वैल्यू मान लेते हैं नेगेटिव आई है, तो आपको पता है कि ए बार की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है, बिकॉज प्रेशर जो है हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं प्रेशर डिक्रीज कैसे करेगा और कौन कौन सी सॉइल में करेगा। पहले तो एक बात जान लो कि कहां पे हमारा प्रेशर जो है नेगेटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में होगा, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में होगा, पहली बात तो, ठीक है। यानी जो हमारी डेंस सैंड है ना, डेंस सैंड है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर डेंस सॉइल बोल दो,
डेंस सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा इसमें, क्यों हो रहा है हमारा प्रेशर डिक्रीज? देखो हमने क्या किया, ऊपर से डिवेटेड स्ट्रेस लगाया किसी भी सॉइल पे, डिवेटेड स्ट्रेस लगाया, लेकिन इस सॉइल जो है वो डेंस है। अगर इस सॉइल जो है वो डेंस है तो आपको पता है कि जैसे आपने डिवेटेड स्ट्रेस इसको लगाया है ना, तो यहाँ पे एक देखने को मिलता है, जैसे कि आपको सॉइल को देखने को मिलता है, तो सॉइल क्या कर जाती है, फूल जाती है। क्या करती है सॉइल हमारी, फूल जाती है, जिसको हम डायलेटेंसी बोलते हैं। इस फूल जाने की वजह से पहले पानी को जगह बहुत कम थी, लेकिन अब पानी को अब जो है इसका वॉल्यूम क्या करता है, जनरली इंक्रीज करता है। तो जैसे आपने डेंस सैंड को कंप्रेस किया ना, तो इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम अगर इसका इंक्रीज कर रहा है तो उसके कारण क्या है, जो एरिया है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पानी के लिए अब इन सिंपल भाषा, पानी के लिए पहली जगह थोड़ी सी क्या थी, कम थी, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ऊपर से डिवेटेड स्ट्रेस लगाया, ये डायलेटेंसी के कारण यानी फूलने के कारण हमारी सॉइल जो है वो फूलती है। तो फूलने के कारण हमारी जो पानी के लिए जगह है वो अब क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। इस फर्स्ट केस के कारण जो है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी के लिए जगह जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और उसी के कारण जो है हमारा प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आप बोल सकते हो कि आपको समझ में आया दोनों चीजें, कि डिवेटेड स्ट्रेस बेसिकली एक है, एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दिखा रहा है हमारे को कि हम अगर जो डिवेटेड स्ट्रेस में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसके कारण जो है हमारा डिवेटेड स्ट्रेस को आप जैसे इंक्रीज करोगे या फिर आप शेयर लगाओगे, उसके कारण जो है हमारा पोर वाटर प्रेशर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। फिर मैंने आपको वैल्यू बताई कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकता है, किस किस में हो सकता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में या फिर सॉफ्ट क्ले में, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में और डेंस सॉइल में। अच्छा ये चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट इसलिए बोलिए क्योंकि ये ना पेपर में आता है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि ए बार की वैल्यू क्या होगी, है ना, बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, कब होगी जीरो, तो वो चीजें जो है वो क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि किस तरह से वो सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ए बार बेसिकली क्या है, इट इज द चेंज इन पोर प्रेशर, चेंज इन पोर प्रेशर टू द चेंज इन द डिवेटेड स्ट्रेस, चेंज इन डिवेटेड स्ट्रेस अंडर कौन सी कंडीशन में देखेंगे, क्या मैं यहां पे ड्रेन लिख दूं, ड्रेन्ड कंडीशन, या फिर मैं लिख दूं यहां पे अनड्रेन्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन में हम देखेंगे इसको बताओ, क्या यहां पे मैं ड्रेन लिखूं कि अनड्रेन लिखूं? यहां पे देखो ना कि हमारा पानी को जगह मिल रही है, अगर पानी जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है यानी स्पेस मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्या वो ड्रेन कंडीशन में पॉसिबल है? यहां पे पानी नहीं होगा तो यहां पे ये चीजें होगी कैसे? तो हम किस में देखेंगे, वी विल सी इन दिस अनड्रेन कंडीशन। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अनड्रेन कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे यहां पे, हम अनड्रेन कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें बात करेंगे अनड्रेन कंडीशन में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, सो लेट्स से कि ए बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली ए बार क्या होता है, ए बार जो होता है, ए बार क्या होता है यहां पे देखते हैं। ए बार जो है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोर वाटर प्रेशर बिकॉज ऑफ द डिवेटेड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सिग्मा डी। ठीक है, और यू नो वेरी वेल कि अगर जो मुझे सिग्मा डी को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं सिग्मा डी को, इसको ब्लैक में कर देते हैं। अगर मुझे लिखना है यू डी अपॉन सिग्मा डी तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यू डी। बताओ मुझे डिवेटेड स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी डिवेटेड स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं हम? वी नो दैट कि डिवेटेड स्ट्रेस क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब यहां पे ना इसके साथ ही लिख दो आप कि पैरामीटर ए और जो पैरामीटर बी है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या वो कांस्टेंट है किसी भी सॉइल के लिए? पहले तो ये मुझे बताओ। क्या अगर मैं देखूं यहां पे, लेट्स से नोट नंबर 1 लिख देते हैं यहां पे, नोट नंबर 1 में क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ आई एम सेइंग कि पैरामीटर ए जो है वो कांस्टेंट रहता है किसी सॉइल के लिए या फिर वो चेंज होता रहता है, बताओ। इज इट अ कांस्टेंट पैरामीटर और ये चेंज होगा हर सॉइल के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पैरामीटर ए की बात करते हैं ना तो पैरामीटर ए जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, जैसे कि अब आपने बोला कि इसमें लोड किया आपने, ठीक है, सॉइल में आपने शेयरिंग की है, तो जैसे जैसे आपका डिवेटेड स्ट्रेस इंक्रीज करेगा बढ़ेगा वैसे ही हमारी ए की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यार जैसे आपने ए को बात की है ना तो ए ना कांस्टेंट नहीं रहता है किसी भी सॉइल के लिए। यहाँ पे आप नोट में क्या लिखना ना, ए इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ सॉइल के लिए, फॉर अ सॉइल के लिए ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन। अभी सारे पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन में आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं और हमारे किस में आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुके हैं, एएससी हमारे प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात कि जो भी हमारी लोडिंग की स्टेज होगी ना उस पे भी डिपेंड करता है, लोडिंग की स्टेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप जैसे क्या करोगे, आप सिग्मा डी को इंक्रीज करते जाओगे ना, जैसे आप सिग्मा डी को इंक्रीज करते जाओगे तो सॉइल क्या होगा, शेयर होने लग जाती है और ए की वैल्यू क्या करेगी वहां पे, चेंज करती है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू चेंजेस ऑन चेंजिंग द डिवेटेड स्ट्रेस। तो क्लियर हो गया, इसको अपनी भाषा में लिख देना आप। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। अब जैसे ही हमने बोला कि लोडिंग स्टेज पे डिपेंड करता है, अब वैसे ही बी क्या हो सकता है हमारा कि सॉइल का जो मतलब सॉइल का जो टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है, सॉइल के टाइप पे भी वो क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि क्ले में आपको पता है कि क्ले में जो ए है ना वो काफी ज्यादा क्या आता है, क्लोज आता है, वन एक के ना बहुत ज्यादा क्लोज आता है, ए के आसपास आती है वैल्यू, ठीक है ना, आसपास वैल्यू आती है, आसपास इसकी वैल्यू आती है।
ठीक है। और सैंड में जो ए है ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो बिल्कुल मतलब अराउंड ना 0 की वैल्यू आती है। तो क्ले में देखो सॉइल का टाइप क्या है, क्ले में आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ऑलमोस्ट 1 आ रही है। और अगर मैं सैंड को देखूं तो सैंड में ऑलमोस्ट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, वो 0 के बहुत ज्यादा करीब आती है। और अगर जो मैं दूसरी सॉइल्स की बात करूं, जैसे कि मैं अगर जो ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले की बात करूं ना, तो ए क्या आता है हमारा, अभी मैंने बताया कि ए क्या आएगा ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले में, बताओ मुझे क्या लिखा है। ए जो है बेसिकली ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले में क्या आएगा, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही आएगा। तो आपने देखा कि जैसे से आपने सॉइल को चेंज किया या फिर उसकी सॉइल की टाइप को चेंज किया, तो आपको एक चीज मालूम है कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इन पे भी ये बहुत ज्यादा क्या करता है, डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सी की। अब जो ए है बेसिकली है क्या, वो ए बार अपॉन बी। तो बी जो है बेसिकली जो बी पैरामीटर है, वो जो बी पैरामीटर है, अगर हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड फॉर एग्जांपल सॉइल सैचुरेटेड नहीं है, तो ए का जो इफेक्ट है, ए का इफेक्ट भी प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, प्रॉपर्ली नहीं शो होगा। आपको मैंने बताया ना कि सॉइल सैचुरेटेड होनी चाहिए, अनड्रेन कंडीशन होनी चाहिए, तभी हमको इफेक्ट के बारे में पता लगेगा। और अगर जो हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें बी पैरामीटर की, तो बी पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे, तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स जो है ना हमको पता होने चाहिए, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि ओवरली कंसोलिडेटेड ओसीआर यानी ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो जो है, अगर ओसीआर हमारा ज्यादा होगा यानी सॉइल पहले से कंप्रेस हो चुकी है, तो सॉइल क्या करेगी, सॉइल थोड़ी सी क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो ओवरली कंसोलिडेटेड रेशियो पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि किस पे डिपेंड करती है, अभी तो मैं समझा ही रहा था आपको। सबसे पहली बात क्या बोलोगे आप कि इट डिपेंड्स अपॉन ओसीआर। ओसीआर मतलब ओवर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ओवरली कंसोलिडेटेड रेशियो, कंसोलिडेशन रेशियो पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो पे भी डिपेंड करती है। अगर ओसीआर की वैल्यू ज्यादा होगी, ओसीआर की वैल्यू, ठीक है ना, अगर वो ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब ये ओसीआर की वैल्यू कम होगी तो ए क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ये तो हो गया हमारा पहला। सेकंड क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है, सैचुरेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड ऑफ ऑल क्या है हमारे पास कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करता है, और क्या बोलते हैं लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, लोडिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया दोनों चीजें। अगर हमारी सॉइल जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हुई, तो उस टाइम पे ओसीआर की वैल्यू कितनी आती है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर। ओसीआर की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर होती है। और हमारा जो ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपको। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा पैरामीटर ए है और जो पैरामीटर बी है, ठीक है। अब यहां पे क्या है बेसिकली, पैरामीटर ए जो है यहां पे क्या है कि पोर प्रेशर किसके कारण, ड्यू टू द डेविएटर स्ट्रेस के कारण, डेविएटर स्ट्रेस के कारण ये क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। तो यहां पे क्रॉस लगा देना कांस्टेंट के लिए। और जैसे मैं बी की बात करूंगा तो वो क्या होता है कि यू आई ड्यू टू किसके कारण होता है हमारे पास, कन्फाइनिंग प्रेशर यानी सिग्मा 3 के कारण होता है, ठीक है। ये ना कांस्टेंट हो सकती है, कब होती है कांस्टेंट, बताओ मुझे। बी की वैल्यू 1 कब होती है, जब हमारी सॉइल क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है, तभी हमारी बी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में। कौन सी कंडीशन है वो, कि यहां पे लिख सकते हैं कि अगर हमारी सॉइल, अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड हो, ठीक है, तभी ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अदरवाइज इट विल आल्सो नॉट बी कांस्टेंट। समझ में आया आपको सारी चीजें, ठीक है। तो और ए बार के बारे में तो वही है कि ए बार क्या है बेसिकली, ए बार क्या बोल सकते हैं, यू आई ड्यू टू मीन डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है ना, मीन डेविएटर फॉर्म लिख दो, ठीक है। और ये भी क्या नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये सारे कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बी में एक एक्सेप्शनल केस है कि जब हमारी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी तभी क्या होगी, वो हमारी कांस्टेंट होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ए बी और ए बार, तीनों के बारे में पता लग गया हमारे को। और क्या बोल सकते हैं किस किस पे डिपेंड करती है, बताओ। ए बार किस पे डिपेंड करती है, एक तो स्ट्रेस लेवल पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रेस लेवल पे भी करती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, ए स्ट्रेस लेवल पे हो गया, सॉइल के टाइप पे हो गया, और किस पे, ओसीआर पे भी हो गया, ठीक है ना, ओसीआर। और वॉइड रेशियो पे भी लिख दो, वॉइड रेशियो पे भी, ठीक है। आप बोलोगे वॉइड रेशियो पे सर कैसे, तो बताओ मुझे, नॉर्मली कंसोलिडेटेड या फिर ओवरली कंसोलिडेटेड, किसका वॉइड रेशियो कम या ज्यादा होगा। अब जिसका भी वॉइड रेशियो पे डिपेंड करेगी, वो आपको पता है ना कौन सा, किसका वॉइड रेशियो कम या ज्यादा होगा, तो मुझे कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। अच्छा, ये इस पे डिपेंड करता है। और जो बी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ए बार तो आपको बताइए सेम एज ए है। क्लियर हो गया दोनों चीजें, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पे मैं आगे जाके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यूज कि आपकी ना जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है वो लो हो सकती है, लो, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, मे लो एज 0.5 माइनस फॉर डेंस सैंड के लिए, या फिर ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, ठीक है।
और ए की वैल्यू हाई हो सकती है एस +3 फॉर लूज सैंड या फिर एनसीसी यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यों लगाया मैंने आपको मैंने बता दिया है, बिकॉज ऑफ द डायलेटेंसी क्या होती है, सॉइल हमारी फूलती है जिसके कारण जो है एरिया जो है इंक्रीज होता है। जैसे ही हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो एक चीज पता है कि एरिया के इंक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जहां भी प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, यानी नेगेटिव में आने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताया, इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, एक तो लास्ट वाला जो अभी मैंने बताया और ऊपर वाला भी।